प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। पेट के एग्ज़ाम के लिए 50 दिनों की सीरीज़ लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जिसके तहत आज पहली क्लास चलेगी। पेट के सिलेबस के बारे में इसके पहले बताया जा चुका है। पहली क्लास चलने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार पेट एग्ज़ाम 2023 की डेट आयोग ने घोषित कर दी है। वो है 28 और 29 अक्टूबर, शनिवार और रविवार का दिन पड़ रहा है। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के हैं 53 दिन और अपनी क्लास भी है 50 दिन की। तो 50 दिन ये लगातार क्लास चलेगी और हो सकता है कि एक की जगह 2-2 वीडियो आपको मिले। आपको बस करना इतना है कि जितनी वीडियो मिलती जा रही है उसको ध्यान से देखते जाइए। अब 50 दिन में पूरा जीएस तो पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए हर सब्जेक्ट के हर उस पॉइंट पे फोकस करेंगे जो महत्वपूर्ण है या जैसा उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के हर या उस चैप्टर के हर मेन पॉइंट पे फोकस कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको करना ये है कि उसी सब्जेक्ट से संबंधित जो पूरी वीडियो बनेगी उसको भी समय निकाल के एक बार देख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेट की अपनी ये पहली क्लास। और अगर पेट के सिलेबस में हम देखें तो उन्होंने जो अपना पहला सिलेबस दिया है खंड 1 में, वो है भारतीय इतिहास के तहत पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले दो चीज़ें या एक चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर हमें इतिहास पढ़ना है भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में पूरे इतिहास को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक ऐतिहासिक। तो इसके पीछे बांटने के पीछे कोई मूल कारण नहीं है, मूल कारण बस ये है कि लिपि का ज्ञान होना। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखें तो यहाँ जो मानव था उसे लिपि का ज्ञान नहीं था, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान तो हुआ मानव को, या लिपि प्रकाश में हमको मिली लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इस काल को भारत के संदर्भ में बीच में रख दिया गया है आद्य ऐतिहासिक बना करके। और वैसे तो देखा जाए तो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दो कालों में इतिहास का विभाजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भारत के संदर्भ में हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, जैसा कि आज। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिपि का ज्ञान है, यानी कि ये काल हो गया ऐतिहासिक। तो पूरे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके ही पढ़ना है। यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में ये वाला हिस्सा नहीं है पेट के सिलेबस में, तो अभी इसको छोड़ दें, लेकिन जो हमारी फुल क्लास होगी वहाँ पे यहीं से शुरुआत होगी हमारी। अब आद्य ऐतिहासिक, किस किस काल को भारत के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे? हर वो काल जहाँ हमें लिपि का ज्ञान या भाषा का ज्ञान है लेकिन हम उसे लिख नहीं सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 ऐसे काल हैं जिनको हम इसमें रखेंगे भारत के संदर्भ में। एक है हड़प्पा सभ्यता। ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस में रखेंगे। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहास में। तो ये पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, यही ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान तो था, उन्होंने लिखा, लेकिन समस्या ये है कि हम अभी तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी लिपि जो है वो चित्राक्षर है, यानी अंग्रेजी में कहें तो पिक्टोग्राफ, कि हर चीज़ को व्यक्त करने के लिए एक चित्र का उन्होंने प्रयोग किया है। अब कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उसको पढ़ लेता तभी वो बता सकता है। जैसे एक मछली का चित्र बना तो मछली का अर्थ क्या, तो वो वही बता सकता है जो उस लिपि को जानता है, और वो चित्राक्षर लिपि है। और विश्व के और किसी भी जगह जो उस समय की इसकी समकालीन सभ्यताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ से उसका और कोई मेल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है, प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको यहीं से शुरुआत करना है। आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे हम आते हैं तो पहली सभ्यता जो हमारे पास आती है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता वालों को लिपि का ज्ञान तो था, उन्होंने लिखा भी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हड़प्पा को हम किस में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, ऐतिहासिक काल, लिपि का ज्ञान भी है, हम पढ़ भी सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन बदल दे कि हड़प्पा सभ्यता के अलावा और भारत के किस काल को हम आद्य इतिहास में रखें, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें
चाहें तो टेक्निकली दृष्टिकोण से हम ऋग वैदिक काल को इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कि ऋग वैदिक काल में शिक्षा मौखिक थी, लिपि का ज्ञान आर्यों को उस समय नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि भारत में ऋग वैदिक काल में ही ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में ही हमें देखने को मिलता है कि उन्हें बताया गया कि शिक्षा एक दूसरे तक सुनकर पहुंचाई जा रही है, इसलिए वेदों को श्रुत साहित्य भी कहा गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि चाहे तो हम आद्य इतिहास के तहत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के तहत ऋग वैदिक काल को आद्य इतिहास में रखेंगे, और उसके बाद का जितना इतिहास है वो है ऐतिहासिक काल। लिपि का ज्ञान भी है, हम उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ये ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में पहले 1921 के पहले ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई प्राचीन सभ्यता नहीं है और भारत का इतिहास पाषाण काल के बाद और ताम्र पाषाण काल के बाद सीधे शुरू होता था वैदिक काल से। लेकिन 1921 में एक सभ्यता प्रकाश में आई जहाँ से माना गया कि वैदिक काल के पहले भारत में एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब कि वहाँ के अधिकतर लोग नगरों में निवास करते थे, नगर बने हुए थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भारत की पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान, कुछ बेसिक चीज़ें पहले बाद में देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोजने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा। मंत्रालय अगर देखा जाए तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारत का पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग काम करेगा। ध्यान ये रखना है कि राज्य के संदर्भ में ये मंत्रालय नहीं गठित होता है, केंद्र के संदर्भ में ही गठित होता है। ठीक है, अब भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये अभी हम सबसे बेसिक क्वेश्चन पे हैं, इतना सबको याद होना चाहिए। तो भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें माना जाता है, और इन्हीं को जैसा माना जाता है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी और यहीं से भारतीय पुरातत्व की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब आगे चल के कर्जन का कार्यकाल आता है, वायसराय लॉर्ड कर्जन का, और वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव पड़ती है, और इस नींव को डालने के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ये कर्जन जो है पास कराते हैं। तो इसी के अधीन भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और स्थापना प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अधीन, और वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये ध्यान में रखना होगा। सीधा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इनमें से किस अधिनियम द्वारा या कब बने अधिनियम द्वारा हुई, या किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो वायसराय कर्जन, और अगर पूछे तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, डेट भी मैंने दे दी है 16 मार्च 1904। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, 3 पॉइंट। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए गए, कर्जन के समय ही जब कर्जन ने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव डाली, तो उसी समय से जॉन मार्शल उसके पहले महानिदेशक बनाए गए। ठीक है, तो उसके बाद जब जॉन मार्शल निदेशक थे तो उसी समय, ऐसा नहीं कि हड़प्पा के सब टीले का जो है पहले से पता ना था, पता चल चुका था। जब हड़प्पा भी आएगा तो वहाँ मैं बताता हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये 2 सबसे बेसिक क्वेश्चन जो किसी भी एंगल से गलत नहीं होने चाहिए। समस्या ये है कि जब आप नया पढ़ना शुरू करते हैं तो इन 2 नामों में, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, इसमें आप होते हैं कन्फ्यूज अगर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि 1921 में हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की राखाल दास बनर्जी ने, और यहीं से हड़प्पा सभ्यता के उद्घाटित होने का मतलब कि प्रकाश में आना शुरू हो गया। अब ये 2 नाम और डेट ये याद रखनी है कि हड़प्पा की खोज, ठीक है, 1921 दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 राखाल दास बनर्जी। अब 2 नाम अगर याद है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा हो, तो एक छोटा सा ट्रिक है, वो ये है
कि हड़प्पा में अगर देखा जाए तो पूरे 3 अक्षर, ठीक है, और दयाराम साहनी में देखा जाए तो दया मात्रा हटा दी जाए तो 4 अक्षर, ठीक। वैसे ही मोहनजोदड़ो में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 अक्षर, राखालदास में 1 2 3 4 5, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ कि याद ना करना पड़े। जब कम अक्षर हो और अगर पूछे कि हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी, और अगर आप राखालदास बनर्जी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो बस ध्यान रखना है कि हड़प्पा में पूरे 3 अक्षर और दयाराम में पूरे 4 अक्षर, तो 3 के बाद 4, तो एक तो आपको याद ही रहेगा। शुरुआत वाले लड़कों के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए, ठीक है। अभी ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में एक सिस्टम काम करता है कि जब भी ऐसी किसी पुरातत्व वाली चीज़ों को हम खोजते हैं या पुरातत्व वाली जगहें खोजी जाती हैं, और जब उसके नामकरण की बारी आती है तो उसका नाम क्या रखा जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कई नाम हमको मिलते हैं। कई नाम का मतलब, कोई इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहता है, कोई इसको सरस्वती घाटी सभ्यता कहता है, कोई इसको हड़प्पा सभ्यता कहता है, कोई इसको घग्गर हकरा सभ्यता के नाम से जानता है। यानी कि जैसे जैसे स्थल मिलते गए, जिन जिन उत्खननकर्ताओं को ये स्थल मिले, उन्होंने उन नदी घाटियों के आधार पर इसका नाम रख दिया। लेकिन पुरातत्व के संदर्भ में पूरे विश्व में एक सिस्टम काम करता है कि जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी स्थल के आधार पर नामकरण। तो अगर कभी पूछे कि इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा हड़प्पा, इसके अलग नहीं जाना है, ठीक है। अब उसी में सिंधु घाटी सभ्यता भी दिया होगा, सरस्वती घाटी सभ्यता भी दिया होगा, घघरा हक्कर भी दिया होगा, और दिया होगा हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा ही, क्योंकि जो पहला स्थल जो उत्खनित किया गया, जमीन में दबा हुआ था तो उत्खनित किया गया, वो था हड़प्पा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके मन में आना चाहिए कि आखिर इसको देखा कैसे है किसी ने नहीं, कैसे बाद में हमको पता चला। तो सिस्टम यही कि किसी भी जगह को अगर हम छोड़ दें ना, वहाँ आना जाना छोड़ दें, वहाँ जैसे किसी भी मकान की बात कर लेते हैं, हम अगर 1 महीने के लिए अपना रूम बंद करके चले जाएं, हम 1 महीने बाद अगर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें देखते हैं कि हर चीज़ पर धूल की एक परत से जम गई है। अब सोचिए, इतनी बड़ी सभ्यता है, बाहर रही कई हजार साल तक, वो ऐसे बाहर पड़ी रही, तो उस पर क्या हुआ होगा। तो ऐसे धूल मिट्टी जमते जमते पूरे एक मिट्टी के टीले के रूप में ये सभ्यता दिखती है। समतल मैदानों पर जहाँ पे पर्वतों की कोई संभावना नहीं होती, और वहाँ ऐसे अगर जो भी अवशेष होते हैं उन पे ऐसे मिट्टी जमते जमते वो एक टीले का आकार लेती है। तो जब टीला जो आकार ले लेता है, तो अगर कोई ऐसा जानकार है पुरातत्व के बारे में, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि इसके नीचे कोई न कोई भवन, बिल्डिंग, मंदिर या कुछ भी ऐसा दबा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को हम एक और नाम देते हैं, और उसको हम कहते हैं कांस्य, कांस्य काल भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा कांस्य सभ्यता, ठीक है। कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा, या कह सकते हैं कि सिंधु वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांसे का प्रयोग किया, ठीक है। तो कांसे का प्रयोग किया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य काल की सभ्यता कह सकते हैं या कांस्य सभ्यता भी कह सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तांबे में टिन मिलाया और बनाया कांसा। अब यहाँ पे एक, जैसे ही हम इस बात पे आते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस किस धातुओं का प्रयोग किया, तो मानव के धातुओं के प्रयोग के क्रम में देखें तो अपने घर में देख डालिए, क्योंकि हमने जिन जिन चीज़ों का सबसे पहले प्रयोग किया उन चीज़ों को हमने अपने धर्म में स्थान दिया है, ठीक है। जैसे आज भी किसी भी पूजा में सबसे पहले जिस लोटे को महान प्राथमिकता दी जाती है, जिस कलश को प्राथमिकता दी जाती है, वो किसका बना होता है, तांबा का, ठीक है। तो सबसे पहले जो धातु हमने प्रयोग की, या भारत में मानव ने जो धातु प्रयोग की, वो थी तांबा। तांबा के बाद हम ये कह सकते हैं अगली धातु जो हमने प्रयोग की वो थी कांसा, और अगली धातु जो हमने प्रयोग की वो है लोहा।
तो ये 3 धातुओं का प्रक्रम हमको ध्यान रखना है, तांबा, कांसा और लोहा। लेकिन अभी आज के जनरेशन की जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर 4 धातुएं दे दी जाए तो यहाँ ध्यान रखना है तांबा फर्स्ट पे तो होगा ही, और ये कांसा हमने बनाया कैसे, तांबे में टिन मिला करके ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि तांबा, टिन, कांसा, लोहा, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको लिखा जा सकता है, मैथ के हिसाब से इसको देखना होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि तांबा और टिन मिला करके कांसा बना, लेकिन तांबे के बाद टिन आया होगा तभी तो कांसा बना, बिना टिन के तो हम बना नहीं सकते। समझ में आया? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके से अगर ऑप्शन बन के आए तो तांबा, टिन, फिर कांसा, फिर लोहा। ठीक, तो सिंधु सभ्यता वालों ने पहली बार या हड़प्पा सभ्यता वालों ने पहली बार कांसे का प्रयोग किया, और कैसे कांसा बनाया, तांबे में टिन मिलाकर। हाँ, ये अलग बात है कि कांसे के औजार हमको कम मिलते हैं इस सभ्यता के तहत, लेकिन बनाया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार नगरों का भी उदय हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। भारत में पहली बार जो नगरों का उदय हुआ वो इसी काल में हुआ, और इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो नाम दिया गया वो प्रथम नगरीय क्रांति। और अभी हम जिस काल में है ना, अभी जो हम लोग का जीवन चल रहा है, यह है द्वितीय नगरीय क्रांति भारत के संदर्भ में, जो अभी शुरू होगी वैदिक काल से और अभी तक चली आ रही है। वैदिक काल तक हड़प्पा सभ्यता थी, वैदिक काल के पहले तक, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रथम नगरीय क्रांति कब, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हैं, उन्होंने जो है हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। पहले छोटे एग्जामों में ये सब नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जो चर्चित वाले हैं वो पूछ ले रहा है, उतना हमें भी ध्यान रखना है। जैसे पूछ सकता है इनमें से किस इतिहासकार ने सबसे पहले हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा, तो अपना आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड। ठीक है, अब आते हैं इस सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं कि सभ्यता कब की है। तो एक व्यवस्था है जो वैज्ञानिक पद्धति है, वो C14, ठीक है, या इसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। हर चीज में कार्बन है, और कार्बन एक निश्चित समय में अपनी मात्रा धीरे धीरे कम करते जाता है, यानी वातावरण में मिल जाता। उससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो वस्तु हमको मिली है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी रह गई है, और जितनी उसकी कार्बन की मात्रा रह जाती है उसी हिसाब से हम उसकी आयु का निर्धारण कर लेते हैं। उसी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। ये वैज्ञानिक पद्धति है। और हड़प्पा सभ्यता को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला कि पूर्व हड़प्पाई काल। पूर्व हड़प्पाई काल का मतलब कि वो काल जब हड़प्पा धीरे धीरे नगरीय लोग हो रहे थे। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं, सपोज करिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, शहर के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद एक छोटा सा और नगर है। अभी वो जिला नहीं है, मंडल नहीं है, लेकिन वहाँ भी नगरों के कुछ तत्व हमको मिलने लगे। तो वैसे ही जो पूर्व हड़प्पाई चरण थे, वहाँ अब नगरीय चरण हमको मिलने लगा था। नगरों की विशेषता जो बताई गई है वो ये है कि नगरों में जो रहते हैं वो कृषि कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, वो या तो पढ़ेंगे लिखेंगे, या तो व्यापार करेंगे, या तो राजघराने में नौकरी करेंगे। ठीक है, तो ये नगरीय लोगों की विशेषता थी, और ग्रामीण की विशेषता कृषि। ठीक है, तो इसी वजह से हड़प्पा को 3 भागों में हम बांट लेते हैं। पूर्व हड़प्पाई चरण, यानी पहले तीनों देख लेते हैं, परिपक्व हड़प्पाई चरण और उत्तर हड़प्पाई चरण। तो तीनों के कहने का मतलब कि सबसे बीच में जो है परिपक्व हड़प्पाई चरण, यानी कि अब पूरे नगर जैसे होने चाहिए वैसे व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक, उसके पहले छोटा नगर रहा होगा, फिर वो बड़े नगर में बदला होगा, फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे पतन शुरू हो गया होगा। तो जो पतन वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं उत्तर हड़प्पाई चरण, यानी कि परिपक्व हड़प्पाई चरण के बाद का चरण। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो इसकी तिथि निकाली गई, तो पूर्व हड़प्पाई चरण 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। जो परिपक्व मतलब कि जब पूरे जैसा नगरों की व्यवस्था होनी चाहिए वैसे जब नगर हमको मिलने लगे, उसको हमने कहा परिपक्व हड़प्पाई चरण। वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, सब लगभग में ही रहना है। ठीक है, तीसरा उत्तर हड़प्पाई चरण, यानी कि फिर जब नगरों का पतन होना शुरू हो गया। जब नगरों का पतन होना शुरू हुआ तो उसको हम कहते हैं उत्तर हड़प्पाई चरण, और ये चला 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि निर्माण और विनाश की प्रक्रिया तेज नहीं होगी, हमेशा धीमे धीमे ही होगी। अगर हम पूरे कालक्रम पे ध्यान दें तो 3500 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है और आते हैं 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इतना कालक्रम लगा इस पूरी सभ्यता को बनने में और बिगड़ने में। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता
इतने बड़े बड़े नगर अचानक से सब एक साथ कैसे विलुप्त हो गए और उसके बाद सीधे हमको ग्रामीण सभ्यता क्यों देखने को मिली? ठीक है, किसी और क्लास में जब होंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी पेट की क्लास है, उसी हिसाब से देखते हैं। ठीक है, फिर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस सभ्यता का काल निर्धारण किया। तो वहाँ क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, एक विद्वान का नाम देगा और हमसे पूछ लेगा कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या बताया, जैसे मार्टिमर व्हीलर। तो व्हीलर के अनुसार देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये इनका कहना है। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल बताया और मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल बताया। और इन्होंने जो कार्यकाल बताया है ये है परिपक्व का। ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण का ये कार्यकाल इन विद्वानों ने बताया। और भी विद्वान हैं जैसे डीपी अग्रवाल हैं, एसडी सांकलिया हैं, तो अपने कोर्स के थोड़ा सा बाहर है, तो उसको हमको अभी नहीं देखना है। ठीक, अब अगला जो प्रश्न उठता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे। जब ये कंकाल मिलने लगे तो कंकालों का अध्ययन किया गया। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं 2-3 बता देता हूँ कि 4 प्रजातियाँ हमको मिली। जो पहली थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरी थी भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन, तीसरी थी मंगोलाइड और चौथी थी अल्पाइन। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन वो हमारे लिए वो तैयार करके रखते हैं। ठीक है, कितनी प्रजातियाँ मिली, तो संख्या 4। अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले इस क्षेत्र में आए, तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति, तो जो पहले आएंगे वही निर्माता हुए। ठीक है, तो वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। ठीक, लेकिन अगर वही क्वेश्चन बदले सिंधु सभ्यता का निर्माण या कह लें कि अधिकतर किस प्रजाति के थे, तो वहाँ आंसर बदलेगा और भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन। तो सिंधु क्षेत्र में आने वाले, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा कि सिंधु या हड़प्पा क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति जो थी वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक, लेकिन सिंधु सभ्यता के निर्माण में जिसने अपना प्रमुख योगदान दिया या सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जो कंकाल मिले हमें, वो किसके मिले, वो भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन के। इसके अलावा मंगोलाइड और अल्पाइन ये भी पाए जाते हैं। तो ये 2 शुरुआत वाला याद रखना है। ठीक, जैसे सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में हमको नहीं पता, वैसे हमें ये भी नहीं पता कि सिंधु सभ्यता या इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता कैसे बनी। तो कुछ विद्वानों ने अपना छोटा छोटा मत दिया है, उसको देख लेते हैं। तो उद्भव के संदर्भ में क्रेमर कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का निर्माण सुमेरियाई सभ्यता के लोगों ने किया होगा। ठीक, तो ये सुमेरियाई सभ्यता वर्तमान ईरान, दजला फरात 2 नदियाँ हैं और इन्हीं नदियों के किनारे सुमेरियाई सभ्यता विकसित हुई और आगे चल के कई सभ्यताओं को मिला दिया गया और एक नई सभ्यता या उस सभ्यताओं को एक नाम दे दिया गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो क्रेमर के अनुसार सुमेरियाई सभ्यता या सुमेरियाई सभ्यता के लोग भारत में आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता बना दी। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग आए और उन्होंने इसका निर्माण किया। वैसे ही एसडी सांकलिया का कहना है कि मेसोपोटामिया यानी वर्तमान जो इराक है ना, वहाँ के क्षेत्र को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। फेयर सर्विस ने नाल, कुल्ली, राना गुंडई, आमरी, कोटदीजी यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जो भारत से लगा हुआ है, वहाँ के बारे में बताया कि यहाँ के लोगों ने ही धीरे धीरे पहले ग्रामीण रहे होंगे, धीरे धीरे और प्रगति करते गए और शहरी में बदल गए। वैसे ही अगले विद्वान हैं अमलानंद घोष। इन्होंने बताया सोथी संस्कृति का विकास राजस्थान में हुआ और उनका ऐसा मानना था कि सोथी संस्कृति के लोगों ने ही इन नगरों को बसाया। वैसे ही 2 विद्वान आल्बिन और डीपी अग्रवाल, इन्होंने भी सोथी संस्कृति, ठीक है, सोथी संस्कृति को ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माण का श्रेय दिया। लेकिन ये ध्यान रख लेना है कि अभी इस पर ज़्यादा चर्चा हमें नहीं करनी है। जैसा हमारा जिस टाइप का एग्जाम है तो यहाँ से कुछ पूछ सकता है, जैसे क्रेमर ने क्या कहा, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा, अमलानंद घोष ने किस संस्कृति को माना। ठीक, अब देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। अब इसके विस्तार की बात करें तो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, ठीक, यानी कि जब पूरे नगर बन गए तो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब, सिंधु, ठीक है, पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पाया गया। ठीक है, मुख्यतः तो ये घाटी शब्द कहाँ से आ रहा है, तो नदियों के किनारे जो भी जगह होती है या नदियाँ जो भी अपने किनारे समतल मैदान बनाती हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं घाटी। तो पंजाब और सिंधु में मुख्यतः सिंधु नदी की घाटी जो है वहीं पे इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। और अगर कभी पूछे
कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में पाया गया, तो ये ध्यान रख लेना है कि 3 ऐसे देश हैं जहां हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिलता है। एक है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत वर्तमान में। तो इन 3 देशों में हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें देखना है कि हड़प्पाई क्षेत्र का आकार कैसा था। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हड़प्पाई क्षेत्र के आकार की बात की जाए तो हड़प्पाई क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार का पूरा क्षेत्र बनता है। ठीक है, अगर आगे देखें इसमें तो क्षेत्रफल ये बनता बिगड़ता रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना है कि ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर अभी तक यही अपडेट है। आगे जब अगला अपडेट होगा तो इसमें ऐड किया जाएगा। अब भारत के संदर्भ में इसी सभ्यता को लेके आते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर इसी सभ्यता को लेके आया जाए और ये देखा जाए कि भारत में सबसे अधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद कहाँ मिले। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे अधिक स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजे गए वो स्थल है, वो है गुजरात प्रांत। गुजरात प्रांत में ही सबसे अधिक स्थल खोजे गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे इसलिए ध्यान बना के रखना है ना कि पिछले बार या इसके पहले इस क्वेश्चन को पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल भारत में किस राज्य में मिले हैं या कहाँ मिले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो अपना आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब इसके विस्तार की बात कर लें। विस्तार का मतलब एक तो हमने देख लिया कि इसका विस्तार पंजाब, और मैंने पीछे भूगोल की क्लास में क्या बता रखा है और संविधान की भी क्लास में कि वहाँ ये बता रखा है कि जब भी पंजाब की बात आएगी तो अपने पास 2 पंजाब हैं, एक पंजाब है पाकिस्तान में और एक पंजाब है भारत में। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब बड़ा प्रांत था, आधा आधा बांट दिया गया, आधा हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, आधा हिस्सा रह गया भारत में। तो दोनों पंजाब, ठीक है, और पंजाब के ऊपर जहाँ सिंधु नदी प्रवाहित होती थी और उसकी सहायक नदियाँ, इन्हीं नदी घाटियों में इस सभ्यता के स्थल शुरुआत में हमको सबसे अधिक मिले। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और जब देश में पुरातत्व का काम शुरू हुआ तो सबसे अधिक स्थल जो हमको मिले वो मिले गुजरात राज्य में अब तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब विस्तार में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इस सभ्यता का अगर हम विस्तार करें तो पूरब पश्चिम भी हमको बांटना होगा। ठीक है, कि पूरब में कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में। तो हर स्थल के संदर्भ में ये देखना होगा कि वो स्थल कौन सा है, अगर स्थल है तो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में अगर हम देखें पूरी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, तो अगर सबसे पूर्व में देखा जाए तो जो स्थल हमको मिलता है वो है आलमगीरपुर। ठीक, कहाँ है ये, तो उत्तर प्रदेश में है और जिला है मेरठ। ठीक है, और नदी अगर पूछ ले तो हिंडन नदी। ये 3 ही चीज़ याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ और नदी है हिंडन। अगर पश्चिम में देखा जाए तो सुतकांगेंडोर। ठीक है, अब पश्चिम में अगर हम चलें तो सुतकांगेंडोर पड़ेगा कहाँ। ठीक, तो वैसे तो कहने को हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान में जो हिस्सा है वो है दक्षिण बलूचिस्तान। तो दोनों कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, पाकिस्तान हटा देगा, दक्षिण बलूचिस्तान रख देगा, तो ये सीमा बनाएगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और यहाँ जो नदी हमको मिलती है सुतकांगेंडोर किस नदी के किनारे है, तो वो है दाश्क। ठीक है, तो दाश्क नदी के किनारे सुतकांगेंडोर, वर्तमान पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो प्रांत है वो है दक्षिणी बलूचिस्तान और नदी है दाश्क। ठीक है, अब दक्षिणी हिस्से की तरफ आते हैं तो दक्षिणी हिस्सा जो इस सभ्यता का है वो है दैमाबाद। ठीक है, तो दैमाबाद भारत में ही है। भारत में अगर देखें तो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक, प्रवरा नदी के किनारे है या कह दें
गोदावरी नदी। गोदावरी इसलिए कह रहा हूँ कि प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए कभी कभी प्रवरा नहीं दिया रहता है और वहाँ पे दे देता है गोदावरी नदी। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि मुख्य नदी है गोदावरी, लेकिन ये ध्यान रखना है जैसे जो छोटे एग्जामों में ना यहाँ से क्वेश्चन वो ज़्यादा उठाते हैं। जैसे हमसे क्या पूछ लिया कि आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है, ये स्थित है 4 नदियों के नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर पाया जाता है, जो स्थित है 4 जिलों का नाम। तो इसलिए ये पूरा डाटा हमको इस तरीके से याद रखना होगा कि सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत, और जिला देखें तो मेरठ, और नदी देखें तो हिंडन। वैसे दक्षिण में दैमाबाद, राज्य देखें तो महाराष्ट्र, देश है भारत, मुख्य नदी जिसके किनारे ये है प्रवरा नदी, लेकिन प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, प्रवरा वहाँ से हटा लेता है और रख देता है गोदावरी। ठीक है, अब उत्तर में देखें तो सबसे ऊपर जो स्थल हमको मिलता है उत्तर में वो है मांडा, और मांडा है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर में जो मुख्य नदी ऊपर की तरफ बहती है वो है चिनाब। ठीक, तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस सभ्यता का जो भी क्रम है वो पूरी तरह याद होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें तो यहाँ जैसे मैं छोड़ूंगा क्योंकि अब उतना तो यहाँ बताया नहीं जा सकता। अब सीधे आते हैं, नगरी सभ्यता थी ना, तो नगरी सभ्यता थी। अब नगरी सभ्यता होने की वजह से इनके नगर कैसे थे या नगर इन्होंने कैसे बसाए, तो उसके बारे में हमको देखना होगा। नगरी सभ्यता होने के नाते जो इन्होंने जो नगर बसाए ना, नगर योजना, तो नगर ऐसा माना जाता है कि इनके नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तो जाल की तरह व्यवस्थित थे का मतलब कैसे कहा गया, जैसे एक ये मुख्य सड़क थी, ठीक है, और एक दूसरी मुख्य सड़क ऐसे बीच से इसको काटती थी। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए ये घर बने हुए हैं, ऐसे इधर भी घर बने हुए थे। अब हुआ ये था कि अब इन घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। मेन सड़क की तरफ ना खुल करके वो दरवाजे और खिड़कियाँ खुल रहे हैं गली की तरफ। तो हर ऐसे घर के पीछे एक ऐसी गली हुआ करती थी जहाँ से लोग आते जाते थे। ठीक है, अब आगे भी ऐसे ही व्यवस्था। तो ग्रिड सिस्टम इसको इसलिए कहा गया कि ग्रिड का मतलब होता है, लगभग अपने हर घर में हम ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब वर्तमान में जो जैसे झरोखा बनता है ऊपर, तो जो जाली लगती है उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनी होती है ना। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें व्यवस्थित हैं उसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम। तो जैसा भी मैंने समझाया, तो हड़प्पा के नगर इस तरह व्यवस्थित, अभी तो मैंने खाली एक ही मुख्य सड़क दिखाई है ना, अभी ऐसे ध्यान रखना है कि इधर भी ऐसे मकान बने हुए हैं। ठीक, अब ये भी एक इस तरीके से जुड़े हुए। अब पूरा सिस्टम अगर जोड़ दिया जाए तो सब एक जाली की तरह ही लगेगा, इसलिए पूरी व्यवस्था को कहा गया ग्रिड सिस्टम। यानी एक सेंटेंस में समझना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर किस किस सिस्टम से बसाए गए थे, तो ग्रिड पद्धति। अभी जैसे पिछली बार अब उलझाना होगा, क्या पूछेगा कि ग्रिड सिस्टम क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में ग्रिड सिस्टम क्या है, अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा कि नगर व्यवस्था या नगर योजना। ठीक है, अब ये जो पूरे शहर बसे हुए थे, ये हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, अब इनके बारे में अगर हम देखें तो ये सारे नगर 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों का मतलब जाहिर सी बात है हर जगह बंटवारा हमको देखने को मिलता है, कोई गरीब होगा कोई अमीर होगा। वैसे ही इतनी बड़ी सभ्यता है, इतने बड़े बड़े नगर हैं, तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो पूरी व्यवस्था को चला रहे होंगे। जैसे मान लें उनको राजा मान लें, तो जाहिर सी बात है जो राजा होगा वो जनता के बीच तो रहेगा नहीं, उसके लिए अलग से तो व्यवस्था की गई होगी। तो उसी तरह पूरे ये जो हड़प्पा के नगर हैं, ये सारे के सारे नगर 2 भागों में विभाजित थे, कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं, प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। ठीक, अब विभाजन कैसे किया गया था,
तो ये जो बने थे ना, पहला पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला, और यार इसी पश्चिमी टीले को क्या नाम दिया गया था, दुर्ग टीला। ठीक है, तो ये दो भागों में पूरे नगर विभाजित थे, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले पर। तो जो पूर्वी टीला है ना, इसके लिए एक शब्द और हम प्रयोग करते हैं, निचला नगर। निचला नगर, ठीक। अब ये ध्यान रखिए कि आज की व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं, अगर अयोध्या शहर की अगर सुरक्षा करनी होगी, मान लेते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, एक राजा है अयोध्या में, अब उसको अयोध्या की करनी है सुरक्षा, तो वो कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है, अयोध्या के एक किनारे वो बड़ा सा अपना जो है फौज वौज रखने का घर बनवाएगा, और वो सबसे ऊंचाई पे बनवाएगा। ऐसा इसलिए कि अगर वो ऊंचाई पर रहेगा तभी वो देख सकता है चारों तरफ कि कहीं और जगह से कोई फौज आ तो नहीं रही है, समझे। तो इसी संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि जो नगर योजना की गई, पूरब और पश्चिम में दो टीले बनाए गए, पूर्वी टीला नीचे था, यानी इसको कहा गया निचला नगर, और ये आम लोगों का आवास था, या कह सकते हैं आवास क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पूर्वी टीले यानी निचले नगर में आम लोग रहते थे, और पश्चिमी टीले को हमने दुर्ग टीला कहा, इसी को गढ़ी टीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना है कि गढ़ी कहाँ स्थित थी, पश्चिमी टीले पे, दुर्ग कहाँ स्थित था, पश्चिमी टीले पर। ठीक, वो निचला है तो जाहिर सी बात है ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना है कि ऊपरी क्षेत्र में स्थित, ऊपरी क्षेत्र में स्थित होता था, और पूर्वी टीले की अपेक्षा छोटा होता था। जाहिर सी बात है, जहाँ नगर के लोग रहेंगे वो एरिया बड़ा होगा, और जहाँ राजा वाजा रहेंगे वो अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊंचाई पे रहेंगे, लेकिन उतना एरिया तो वो नहीं लेंगे ना, तो वो एरिया यानी दुर्ग का हिस्सा छोटा होता था। और इसी पे क्या स्थित होता था, किला या दुर्ग। यही भी कौन रहते थे, प्रशासन करने वाले। जो प्रशासन करने वाले थे वो इसी पश्चिमी टीले पर रहते थे। तो दो सेंटेंसों में समझ लेना है कि पूर्वी टीले पे आम लोग रहते थे यानी नगर के लोग रहते थे, और पश्चिमी टीले पर वो व्यक्ति रहते थे जो शासन करते थे, जहाँ किला स्थित था, जहाँ दुर्ग स्थित था। ठीक है, और पूर्वी टीला बड़ा होगा, पश्चिमी टीला छोटा होगा। ठीक, अभी ध्यान रखना है कि जो ये टीले बने हुए थे ना, इसमें जो पश्चिमी टीला था, तो अब पश्चिमी टीला दुर्ग है, वहाँ सेना है, वहीं पे राजा खजाना रखा हुआ है, वहाँ राजा भी रह रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा की जाएगी। तो पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ये रक्षा प्राचीर क्या है, तो पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, यानी कि बाउंड्री से घिरा होता था। अगर किसी ने भी अगर कोई ऐसा किला देखा हो ऐतिहासिक, जैसे अकबर का बनवाया हुआ, कोई अगर इलाहाबाद का किला देखा हो, कोई अगर आगरा का किला देखा हो, कोई अगर दिल्ली का किला देखा हो, तो इस बाउंड्री को समझ सकता है कि किले के बाहर बाहर एक पूरी सी ऊंची सी बाउंड्री थी, और उस बाउंड्री के बगल में उन्होंने एक नहर सी बनाई थी खोद करके। तो वो नहर नहीं है, उसमें पानी भरा होता था, और उसमें जो है मगरमच्छ हुआ करते थे। एक तरफ किला का हिस्सा हमेशा नदी से जुड़ा हुआ करता था, तो एक तरफ तो सुरक्षित हो जाता था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी टीला होता था, यानी जहाँ पे दुर्ग है, उसको क्या करते थे, एक बाउंड्री से घेर दिया जाता था, और इसी को कहा गया रक्षा प्राचीर। और पूर्वी टीले पे आम लोग रहते थे, तो जैसे हम लोग रहते हैं, कोई हम लोग को कोई सुरक्षा है, कहीं घेरा गया है, हम लोग जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी अयोध्या में अगर हमको कैंट एरिया में जाना हो, जहाँ पे डोगरा रेजिमेंट है, तो बिना हेलमेट के आप जा नहीं सकते। जब वो चाहें वो रोक के हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर आप इस सैन्य क्षेत्र में किस वजह से हैं। ठीक है, तो ये उनका अधिकार है। वैसे ही यहाँ भी समझना होगा कि पूर्वी टीले पे आम लोग हैं, लेकिन पश्चिमी टीले पे दुर्ग था, इसलिए इसको चारों तरफ से घेर दिया गया था। अभी ध्यान रखना है कि ऐसी व्यवस्था हर जगह हमको नहीं मिलती है कि जहाँ पे पश्चिमी टीला घिरा हो और पूर्वी टीला वैसे ही छूटा हो। अब जो सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ वो बनाते हैं वो अपवादों से। अपवादों में एक है कालीबंगा।
ठीक, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कालीबंगा में व्यवस्था ये थी कि कालीबंगा का जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला, ये भी रक्षा प्राचीर से घिरा था। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपवाद। बाकी हर जगह के पूर्वी टीले रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे थे, लेकिन कालीबंगा का नगर क्षेत्र यानी पूर्वी टीला, ठीक है। अब यहाँ इसको नगर क्षेत्र भी समझ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नगर क्षेत्र का मतलब जहाँ आम लोग रहते थे, ठीक है। तो कालीबंगा का पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, ये अपवाद है, ठीक है। और दूसरा अपवाद है लोथल, लोथल और सुरकोटड़ा। यहाँ पे एक ही टीला मिला, ठीक है। यहाँ पे एक ही टीला मिला है जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि लोथल और सुरकोटड़ा में हमको पूर्वी पश्चिमी टीले का विभाजन नहीं मिलता है। लोथल और सुरकोटड़ा में एक ही टीला मिलता है जो रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, वो बाद में चर्चा का विषय होगा। अब एक और हमें ध्यान में रख लेना है कि एक और स्थल है जिसको कहते हैं चन्हुदड़ो। ये सारे स्थल अभी आएंगे पढ़ते समय, और सबको ध्यान में रखना है कौन कहाँ कहाँ जो है। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो वो हड़प्पा स्थल है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई है, या इसको ऐसे लिखिए, चन्हुदड़ो रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा था, ठीक। मात्र एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां हमको ये रक्षा प्राचीर नहीं मिलती है, ठीक है। यानी चन्हुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। दूसरे शब्दों में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लें, चन्हुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है। यानी बाकी जगहों पर जो दुर्ग थे सब रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लेकिन चन्हुदड़ो में ये रक्षा प्राचीर हमको नहीं मिलती है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमको ध्यान देना है वो है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा क्यों ध्यान देना है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, ठीक। लेकिन अपवाद में हम ये 4 लेके चल रहे हैं, तो ऐसे ही एक अपवाद है धौलावीरा। बाकी नगर 2 भागों में विभाजित हैं, लेकिन धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था, तो आंसर क्या होगा, धौलावीरा, ठीक है। बाकी सारे नगर कितने भागों में विभाजित हैं, 2 भागों में, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले में। पहला अपवाद अपना रहा कालीबंगा, जहाँ पे पश्चिमी टीले के साथ साथ पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। दूसरा अपवाद रहा अपना लोथल और सुरकोटड़ा, जहाँ पे हमको एक ही टीला मिला है, यानी पूर्वी पश्चिमी विभाजन नहीं है, एक ही टीला मिला है और वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तीसरा अपवाद है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में हमने क्या देखा कि यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य ही नहीं है, यानी कि कोई चारदीवारी हमको किसी भी टीले पर नहीं मिली है। और चौथा जो अपवाद है वो है धौलावीरा, जहाँ सारे नगर 2 भागों में विभाजित है, वहीं धौलावीरा विभाजित है 3 भागों में। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो ये वाला पूछा गया है कि धौलावीरा कितनी भागों में विभाजित है, और उसके बाद जो पूछा गया है वो कालीबंगा, और उसके बाद जो पूछा गया है वो है चन्हुदड़ो। तीनों क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था, तो चन्हुदड़ो। कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में बटा था, तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। और कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ एक ही टीला मिला जो रक्षा प्राचीर से घिरा था, तो लोथल कह लें या सुरकोटड़ा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं, अभी शुरुआत है, तो थोड़ा आप लोग यहाँ तक तैयार करिए। और जैसे कि मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है ना, तो थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं लिख के पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये क्लास की ही तरह हमको ऐसे चलाना होगा, और जहाँ ना समझ में आए तो सुनना होगा, तो इतना तो करना होगा। डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो ये भी इसी से मैनेज करना होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।